गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अपना पहला चैप्टर चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पहली यूनिट चल रही थी। इस यूनिट के अंदर अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले डेंसिटी पढ़ी थी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी थी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी अपने पढ़ ली थी। आज एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। बिल्कुल आसान है, बस आपको देखते जाना है। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन की अगर बात की जाए, ये फिनोमिना है। इट इज ए फिनोमिना विच अकर्स है, आप बोल सकते हो इट इज ए फिनोमिना विच अकर्स है लिक्विड एयर इंटरफेस। आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ ए फिनोमेना विच अकर्स एट लिक्विड एयर इंटरफेस जनरली। अगर वैसे तो देखा जाए तो इसको बोला जाता है कि दो कोई भी इमिसिबल अगर लिक्विड है, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड है, तो वहाँ पे अपने को ये फिनोमेना देखने को मिलता है। लेकिन जनरली अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक आपके पास क्या होगा, वाटर होगा, और दूसरा क्या होगा, अगर उसकी इंटरफेस की बात करूँगा तो कौन सी इंटरफेस होगी, एयर इंटरफेस होगी। तो ये फिनोमेना है वो वाटर एयर इंटरफेस पे आपको देखने को मिलता है। अभी फिनोमेना होता कैसे है, तो ये कैसे अपने को फिनोमेना देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने कोई ये क्या लिया है, कोई कंटेनर है, ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर फिल किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर लिया। अब इसके अंदर देखते हैं अपन दो टाइप की, एक मैं यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो दो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल मेरा मॉलिक्यूल ए और एक है बी। इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है बच्चों, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। अगर इस मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ ए वाले की, ए वाले मॉलिक्यूल के आप चारों तरफ देखोगे, इसके अराउंड में देखोगे कोई ना कोई वाटर का मॉलिक्यूल जरूर है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में देखते हो, यहाँ पे देखते हो, हर डायरेक्शन में आप देखोगे इसके पास कोई ना कोई वाटर का मॉलिक्यूल जरूर है। और अगर इस बी वाले मॉलिक्यूल की बात करते हो, इसके इस साइड में मॉलिक्यूल है वाटर का कोई ना कोई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये ऊपर वाली सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। वहाँ पे सरफेस के साथ कौन सी इंटरफेस हो रही है, यहाँ पे एयर है इसके ऊपर, तो यहाँ पे एयर के साथ इंटरफेस हो रहा है, यहाँ पे ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो मैं मॉलिक्यूल ए और बी की स्टडी करता हूँ, तो ए की स्टडी करता हूँ, तो ये जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स के कारण जो प्रॉपर्टी आती है, जो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कोहेशन। इसके बारे में मैं आज ही बताऊंगा, कोहेशन और एडिशन दो टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो कोहेशन होता है, कोहेशन की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है उसके आस पास वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, दो सेम मॉलिक्यूल या सेम कंटेंट वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उनको अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ जो फोर्स लगा, देख लो, ऐसा बोल सकते हैं अपन, इक्वल फोर्स उसके ऊपर लगेगा। इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल ए है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल इसके आसपास है वो सारे उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात करूँगा मॉलिक्यूल बी की बात करूँगा, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बी था, अगर इसकी बात करता हूँ तो इस बी के आप देखोगे इस कंटेनर के नीचे की साइड तो खूब सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है, एयर है। अगर ऊपर एयर है तो कोहेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा। तो ये अगर ये अट्रैक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ कोई भी एयर की इंटरफेस है नहीं, तो ये मॉलिक्यूल क्या कोशिश करेगा, ये जो सरफेस है उस सरफेस को नीचे डाउनवर्ड कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे, इन फोर्स की वजह से ये जो सरफेस है, ये जो
वाटर एयर इंटरफेस थी, ये सरफेस किस में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। टेंशन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है। तो आप देखो कुछ सरफेस किसे इसमें कर्व आ जाता है ना, ऐसा कुछ इसमें क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कर्व होगा। तो बच्चों इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर जो ये टेंशन फोर्स है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया क्यों हुआ ऐसा, सरफेस टेंशन फोर्स क्यों लगाया, सरफेस टेंशन का फिनोमेना क्यों हुआ, क्योंकि इस लिक्विड के अगर नीचे की तरफ देखोगे इस कंटेनर में, तो यहाँ पे वाटर है, ऊपर कौन सी इंटरफेस है, एयर है। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का नहीं था, तो ये जो अनबैलेंस फोर्स हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स हुआ, उसकी वजह से आपका जो फिनोमेना हुआ, इस कंप्लीट फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना। आपको समझ में आया सरफेस टेंशन अपन किसे बोलेंगे, तो ये जो कंप्लीट फिनोमेना था उसको अपन बोलेंगे सरफेस टेंशन। अगर इसके बाद और देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस टेंशन होने के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, कि सरफेस टेंशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, तो सरफेस टेंशन के लिए जो बेसिक कोज है कि किसकी वजह से सरफेस टेंशन होता है, वो है आपका कोहेशन, है ना। कोहेशन की वजह से अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आ सकता है कि कोज ऑफ सरफेस टेंशन, आपसे पूछ ले एडिशन, कोहेशन, बोथ, नन ऑफ दीज, ऐसे 4 ऑप्शन दे सकता है। तो बेसिक कोज क्या है सरफेस टेंशन का, कोहेशन। देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टी, जैसे एक होता है आपका एडिशन, एक होता है कोहेशन। अगर मैं जैसे एक मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक मेरे पास ग्लास प्लेट है। एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर इन 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैं कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, तो वो किस में आएगा, कोहेशन में आएगा। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल और इस ग्लास प्लेट के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, उस वो फोर्स किस में आएगा, एडिशन। इसका मतलब अगर सेम लिक्विड हो तो मैं क्या करूँगा, या सेम मटेरियल हो, मटेरियल की बात करें तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कोहेशन। और अगर आप एक देख सकते हैं तो लिक्विड है, फिर एक आपके पास क्या है, ये ग्लास प्लेट है ना, तो दोनों अलग चीज, अलग मटेरियल हो गए, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, एडिशन बोलूँगा। एकदम सिंपल सी कंडीशन है ना। तो ये अभी आगे अपन वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना ही अपने को नेसेसरी था कोहेशन। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में कि जो सरफेस टेंशन है वो किसकी प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रॉपर्टी लिक्विड की है या गैस की, है ना। कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस और लिक्विड। तो ये जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, वो गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी। ये सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन की अब अपन बात करें यूनिट की, क्योंकि जब भी अपन कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके साथ इसकी यूनिट जरूर देखते हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन, अगर आपको सरफेस टेंशन फोर्स बोला जाए कि सरफेस टेंशन फोर्स मतलब कितना लगेगा, आप इस यूनिट से देख सकते हो। सरफेस टेंशन यूनिट न्यूटन पर मीटर है ना। तो उसको सरफेस टेंशन फोर्स बनाना है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो आप सिंपल सा क्या करो, ये जो न्यूटन पर मीटर है उसको लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मीटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यूटन यूनिट आ जाएगी। इसका मतलब अगर सरफेस टेंशन आपका था, अगर सरफेस टेंशन था फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक डेफिनेशन आप यहीं से भी बना सकते हो, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगर इसको आपको क्या बनाना है, फोर्स बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है सरफेस टेंशन फोर्स। अब देखो ये जो आपके पास सरफेस है, जैसे आप सरफेस की बात करते हो, ये सरफेस थी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कर्व बना था, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई एक ही टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा था। हो सकता है बहुत सारे टेंशन फोर्स, जैसे T1 T2, मैं बात करूँ अगर सरफेस टेंशन की, हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे टेंशन फोर्स लग रहे हो सकता है T1 प्लस T2 प्लस T3, काफ़ी सारे आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और लेंथ थी टोटल क्या है ना, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सरफेस टेंशन, इसका मतलब सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि ये क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ
ये आपके पास सरफेस टेंशन है। तो अगर इसे सरफेस टेंशन आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, सरफेस टेंशन ये हो जाएगा कंप्लीट सिग्मा, ये सबको फोर्स को ऐड करेंगे तो T/L भी कर सकते हो आप, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन देखते हैं सरफेस टेंशन की। अभी आपने एक ही डेफिनेशन देखी है, एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अब आपने कभी भी देखा होगा कि अगर कोई भी लिक्विड है वो अपना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है ना। उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कि अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर वो एरिया मिनिमाइज करेगा तो अगर गिवन वॉल्यूम के केस में मिनिमम एरिया किसका होता है बच्चों, स्क्वायर का होता है। अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया है कुछ भी और उस केस में आपको मिनिमम सरफेस एरिया की बात करनी है तो सरफेस एरिया किसका होगा मिनिमम, उस केस में स्क्वायर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो आपने तभी देखा होगा कि अगर आप टैप जैसे ही ओपन करते हो तो आप जैसे टैप ओपन करोगे उसमें से अगर एक ड्रॉप नीचे गिरती है तो ड्रॉप जैसे से नीचे आती है वो कैसा शेप लेने लगती है, स्फेयर का शेप लेने लगती है। उस स्फेयर का शेप आपसे पूछा जा सकता है कि वो ड्रॉप जब नीचे गिरी कि उसने स्फेयर का शेप लिया, ये किस प्रॉपर्टी के कारण हुआ, ये सरफेस टेंशन के कारण है ना। तो सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि कोई भी आपके पास कोई भी लिक्विड है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है गिवन वॉल्यूम के केस में, है ना। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस कोज के कारण ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी ऐसी शेप थी, है ना, अगर आप वो थोड़ी देर बाद आपको कैसी शेप दिखेगी, ऐसे स्क्वायर की शेप में आपको दिखने लगेगा। तो ये भी इसकी वजह से है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब देखो अगर सरफेस टेंशन के बारे में कुछ और देखा जाए थोड़ा बहुत, कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इंक्रीज करें, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप खुद सोच के देखो, अगर आपके पास कोई लिक्विड है उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उन मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे। उनके बीच में जो कोहेशन या कोहेसिव फोर्स था उन मॉलिक्यूल के बीच में, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स होगा, या जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आप बताओ क्या होगा, वहाँ पे सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन ये कोहेशन की वजह से तो हो रहा था, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि डिक्रीज। अब बच्चों आपने कभी भी देखा होगा कि हमेशा हर मॉलिक्यूल या कोई भी आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा चाहता है कि मैं स्टेबल कंडीशन में रहूँ, और वो स्टेबल कंडीशन में कब रहेगा, जब उसके पास एनर्जी कम होगी। किसी भी फ्लूइड की बात करूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, जब उसके पास अगर एनर्जी कम होगी या एनर्जी कम होगी तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा करनी है तो उसकी सरफेस एनर्जी की बात करूँ या एनर्जी की बात करूँ वो कम करूँ। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एनर्जी जिसके पास होगी वो हमेशा उछलेगा, आपको पता होगा। आपके केस में अगर बात करें, आपके केस में एनर्जी क्या है, आपके पास में एनर्जी आपके पैसे हैं। अगर आपके पास खूब सारे पैसे होंगे जेब में तो आप मार्केट में जाओगे तो आप रुकोगे नहीं, आप उछलोगे, है ना। आप सोचोगे ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप खाना बनाते हो घर पे, अगर तो तवे के ऊपर अगर आप पॉपकॉर्न रखते हो तो पॉपकॉर्न जैसे ही आप इसे हीट करते हो क्या होता है, वो उछलता है। उछलता क्यों है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी देते हो तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है ना। तो एनर्जी है, तो आपके केस में, स्टूडेंट के केस में एनर्जी थोड़ा कम ही हो, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये एनर्जी का था। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें। अब एक ऐसा मैं फ्रेम लेता हूँ, दो टर्म और पूछ जाती है। एक होता है सरफेस एनर्जी या वर्क डन। इस सरफेस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे तो सरफेस एनर्जी अगर बात की जाए, अगर सरफेस टेंशन फोर्स है वो बहुत कम फोर्स होता है,
है ना। जैसे अपन अगर कभी भी इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसको कंसिडर नहीं करते, फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन ये फिनोमिना है, होता है, तो आपको इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन इसको अपन जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको अपन कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। एक चीज और, अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का अगर आपको इंटरफेस है, वहाँ पे अगर आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.073 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आपसे सिंपल कभी कोई न्यूमेरिकल दे दे उसमें आपको ये पता होना चाहिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी रहती है, सिग्मा की 0.073 न्यूटन पर। अब अपन सरफेस एनर्जी या वर्क डन की बात करते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट अगर कुछ और बचा तो आपको बता देता हूँ। तो अपन बात करते हैं सरफेस एनर्जी या वर्क डन। ध्यान से समझना इसको। देखो मेरे पास एक ऐसा फ्रेम है, ये फ्रेम मूव नहीं कर सकता है, फिक्स है, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर लेता हूँ मैं। ये वायर मूव कर सकता है टू एंड फ्रो मोशन। अगर इसको कोई इधर की तरफ खींचेगा तो इधर चला जाएगा, और इधर की तरफ खींचेगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पता है, कोई भी आपने बचपन में किया भी होगा कि जैसे ही आपके पास अगर सोप वाटर का सॉल्यूशन होता था, अगर आप उसमें कुछ भी ऐसे डुबोते थे, उसे बाहर निकालते थे, तो वहाँ पे एक लेयर बन जाती थी किसकी, ऐसे उस लिक्विड की, जो भी सोप का जो लिक्विड था उस लिक्विड की लेयर बन जाती थी, है ना। तो वैसा ही कुछ कंडीशन है, अगर आप उसको अंदर डाल के जैसे ही वो लिक्विड की सोप ऊपर आएगी तो वो एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी इसकी। तो होगा क्या इसकी वजह से, इस सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ये जो मूवेबल वायर है, ये वायर क्या है, मूवेबल। ये वायर क्या होगा, इस अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर आप इसके ऊपर बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसे रोक दोगे। तो ये जो सिग्मा लगेगा, एफ सिग्मा को क्या बोलना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। मान लो इस सरफेस टेंशन आपने भी एक्सटर्नल लगाया नहीं है, जब एक्सटर्नल लगाओगे तो वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि आपने जितना सरफेस टेंशन की वजह से अंदर गया था ये वायर, उतना ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक दिया। तो मान लो इस सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो इस वायर के अंदर, dx, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे बोला जाए कि अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, अगर मान लो इसकी लेंथ कितनी है L, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सिग्मा इंटू L, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब तो सरफेस टेंशन फोर्स F सिग्मा है, सिग्मा इंटू L, वो किसके इक्वल होगा, F एक्सटर्नल के इक्वल होगा, क्योंकि जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा। अगर आपसे बोला जाए, अब ये पूछा जाए कि इस केस में वर्क डन कितना होगा, क्योंकि आपको पता होगा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन किसकी वजह से हुआ है, आपको पता है सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से हुआ है, सिग्मा इंटू L इंटू dx। कितना वर्क डन हुआ, सिग्मा इंटू L इंटू dx, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन हुआ। अब आप देख रहे हो कि ये L इंटू dx क्या है, ये आपकी लेंथ और ये आपकी विड्थ, या ये आपकी लेंथ और ये आपकी विड्थ देखा जाए तो ये एरिया है, और इसको अगर और अच्छी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया है। डिक्रीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि सरफेस एरिया इसकी तरफ जा रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसको मैं सिंपल सा बोल दूं कि वर्क डन इक्वल्स टू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, सिग्मा सरफेस टेंशन इक्वल टू आ गया वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया। तो बच्चों इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। सरफेस टेंशन अगर आपके पास वर्क डन पता है और आपको अगर सरफेस एरिया पता है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो ये था आपका। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। एप्लीकेशन की बजाय एप्लीकेशन अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और ये अब एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि ये जो वर्क डन हुआ ये किस फॉर्म में स्टोर होगा। देखो इस केस में जो आपका ये वर्क डन हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो जिस एनर्जी के रूप में ये स्टोर होता है उसको अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो सिंपल सा आपको बोला जाए कि सरफेस एनर्जी क्या है कि आप जो सरफेस टेंशन के केस में जो वर्क डन हुआ वो उस सरफेस एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस टेंशन।